Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the series of CS205 that is information security and as you can see हमने इस particular video में जो है वो lecture number 175 से start करना है इंशाल्लाह, ठीक है। So अब सबसे पहले हम बात करने लगे हैं सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी कंट्रोल नंबर 15 की। और जैसा कि हमें पता है कि ये टोटल जो है वो 20 बेंचमार्क्स या 20 कंट्रोल्स हैं जिनको 3 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली जो है वो कंट्रोल नंबर अब 15 पढ़ रहे हैं। यहाँ टाइटल से पता चल गया वायरलेस एक्सेस कंट्रोल की भी हमने बात करनी है। अब वायरलेस एक्सेस कंट्रोल में आपके पास कोई भी ऐसी डिवाइसेस आ सकती हैं जो आपके नेटवर्क से जो है वो विदाउट एनी ऐसे मैनुअल कनेक्शन के कनेक्ट हो रही होती हैं, तो हम उनको कहते हैं कि वायरलेस हैं, जो कोई चैनल या मीडिया ऐसे यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि हमने प्रिविलेजेस और ग्रांट्स वगैरह की बात करनी होती है कि कितनी परमिशंस ग्रांट की गई हैं आपके किस एम्प्लॉय को, किस यूज़र को, ठीक है। वेल अब यहाँ पे आपके पास आ जाती है सिस्टम की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने CS 403 409 इन सब में पढ़ा हुआ है। वेल अब मैंने आपको बताया था कि इसमें ओवरऑल आपने मेन इस तरह की स्लाइड्स में क्या देखना है कि आपने देखना है कि एक एंटिटी है आपके पास जो अलर्टिंग सिस्टम कह लें इसको, या ये रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये मतलब बाकी चीज़ों के साथ किस तरह रिलेट कर रही है, क्या इसका रिलेशनशिप है। अब हम बात कर रहे हैं वायरलेस एक्सेस कंट्रोल की, ठीक है। तो वायरलेस एक्सेस कंट्रोल में आपके पास कुछ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, इसी तरह नेटवर्क की डिवाइस मैनेजमेंट जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क डिवाइसेस, स्कैप एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है। तो कहने का मकसद है कि इस तरह की स्लाइड्स को आपने एक बार देख लेना है गौर से। पेपर में मोस्टली आती नहीं है, लेकिन इन केस अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ इस कंट्रोल में इस तरह की एंटिटीज़ थी और ये उसके रिलेशन बने हुए थे, ठीक है। वेल हम अपने मेन सिनेरियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वायरलेस एक्सेस कंट्रोल में फ़र्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि हमने क्या करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा जो कंट्रोल नंबर 15 है वायरलेस एक्सेस कंट्रोल वो मतलब वैलिड हुआ है, लाइक इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। उसके लिए पहला पॉइंट आ जाता है कि आपने एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी है ऑफ ऑथराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्योंकि देखें आपका जो नेटवर्क है, जो वायर्ड नेटवर्क है, उस पर बहुत सारी वायरलेस डिवाइसेस जो हैं वो एक्सेस जो है वो गेन कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक इन्वेंट्री क्रिएट करनी है, एक डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपको पता हो कि ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं, जो ऑथेंटिकेटेड हैं और ये मेरे सिस्टम तक, मेरे नेटवर्क तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई आएगा तो मैं उसको फायरवॉल से ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है। वेल अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि डिटेक्ट वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स कनेक्टेड टू द वायर्ड नेटवर्क। फिर अगेन वही बात आ गई कि जो आपका नेटवर्क है जो बेसिकली वायर्ड है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है और डिटेक्ट करना है कि कौन कौन से जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं वो कनेक्ट हुए हैं। और फिर अगेन आपने उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, स्कैन आपने रन करना है और फिर उससे आपको पता चलेगा कि ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स मैंने अपने वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट किए हुए डिटेक्ट किए हैं, आया वो ऑथेंटिकेटेड हैं भी या नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास आ जाता है कि आपने वायरलेस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो यूज़ करना है। और इससे क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वो हम उसको फ़ौरन से कैच कर लेंगे, फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेंगे और एक अलर्टिंग सिस्टम के ज़रिए से आपको अलर्ट मिल जाएगा। किस टूल को यूज़ करके? वायरलेस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि आपके नेटवर्क में लाइक कौन कौन सी इलीगल एक्सेस जो है वो की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो था आपके पास टॉपिक नंबर 175। अब चलते हैं 76 की तरफ। अच्छा जी, अब अगेन ये एक्सटेंशन है, हमने डिस्कशन को कंटिन्यू करना है कंट्रोल नंबर 15 की। और यहाँ पे देखें ये वो 3 कंट्रोल्स की कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपको बताया था कि 20 कंट्रोल्स हैं और उनको 3 वेज में कैटेगराइज़ किया गया है, बेसिक, फाउंडेशनल एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल। सो यहाँ पे देखें जो वायरलेस एक्सेस कंट्रोल है विच इज़ ऑन नंबर 15, तो ये फाउंडेशनल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपने एटलीस्ट यही याद ज़रूर रखना है कि पहले 6 कौन कौन से हैं और वो बेसिक में आते हैं, फिर अगले अप टू 16 जो हैं वो कौन कौन से हैं और फाउंडेशनल में आते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स में बार बार ही आपको स्लाइड मिल रही है, तो किसी भी एंगल से वो आपसे MCQs में या शॉर्ट लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक है। वेल अगेन ये आपके पास ERD रिपीट हो गई। अब इसमें एक और पॉइंट अब वो कह रहा है कि डिसेबल वायरलेस एक्सेस ऑन डिवाइसेस इफ़ नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इस तरह नहीं करना कि लाइक आपको एक वक्त पे फॉर एग्जांपल नहीं भी कोई वायरलेस एक्सेस चाहिए, फिर भी आप अपनी डिवाइस पे उसको कनेक्ट करके बैठे हुए हैं, इनेबल करके बैठे हुए हैं। तो अगर जो चीज़ नहीं चाहिए, जो नॉट रिक्वायर्ड है, आपने उसको क्या करना है, डिसेबल कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा, आपका सिस्टम बच जाएगा वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह से।
फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने वायरलेस एक्सेस को जो है वो लिमिट करना है ऑन क्लाइंट डिवाइसेस। लाइक आपने अपने नेटवर्क की, अपने वायर्ड नेटवर्क की जो है वो इस तरह से कन्फिग्रेशन सेटअप करनी है कि जो बिल्कुल ज़रूरी क्लाइंट्स हों, जो बिल्कुल ज़रूरी क्लाइंट्स की डिवाइसेस हों, वो आपके सिस्टम तक वायरलेस वे में एक्सेस जो है वो गेन कर सकें, और बाकियों को जो है वो आपने लिमिट कर लेना है। ठीक है, जो नहीं चाहिए, जो अननीडेड है, जो नॉट रिक्वायर्ड है, आपने उसको लिमिट कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। फिर लास्ट आपके पास आ जाता है कि डिसेबल पीयर टू पीयर वायरलेस नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ ऑन वायरलेस क्लाइंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे एडहोक वायरलेस नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ ये होती हैं कि विद इन अ नेटवर्क हम एक से दूसरी डिवाइस में अगर वायरलेस मीडियम के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि इस सिस्टम को डिसेबल कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर सारे वायरलेस क्लाइंट्स आपस में ही एक दूसरे के नेटवर्क को जो है वो एक्सेस कर पा रहे होंगे, इनेबल्ड होंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योरिटी हार्डनिंग नहीं इंश्योर कर सकेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो सेंसिटिव डेटा और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो ऐसे अक्रॉस द नेटवर्क जो है वो शेयर की जा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट, थोड़ा सा एडहॉक मीडियम है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जो पुराने टाइम्स में होता था। अब क्योंकि सिनेरियो आईटी का चेंज हो रहा है, तो मतलब ये वाला जो है अब थोड़ा कम होता है कि पीयर टू पीयर जो वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो अब कम होती है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। ठीक है, अच्छा, फिर अब आ जाता है लेक्चर नंबर 177, और इसमें हमने वायरलेस एक्सेस कंट्रोल की डिस्कशन को ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखें कुछ स्लाइड्स रिपीट हुई हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं लिवरेज द एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड टू इनक्रिप्ट वायरलेस डेटा। कि अब जो भी इन ट्रांजिट कहते हैं इन बिटवीन को, तो मतलब जो भी आपका वायरलेस डेटा है ना, आपने उसको इनक्रिप्ट करना है, आपने उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और वो किस चीज़ की हेल्प से करना है, आपने लिवरेज करना है, आपने यूज़ करना है क्या, AES क्या है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये एक पूरा एक स्टैंडर्ड है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की कह लें कि गाइड बुक है, जिसकी वजह से या जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि अपने वायरलेस डेटा को, जो किसी वायरलेस मीडियम पे कम्युनिकेट किया जा रहा हो, सेंडर सेंड कर रहा हो, रिसीवर रिसीव कर रहा हो, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, तो इनक्रिप्ट करने से या इनक्रिप्शन से क्या होता है कि हमारा डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। उसमें हैकिंग के, वल्नरेबिलिटीज़ के, सिक्योरिटी होल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब वो कह रहे हैं कि आपने वायरलेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, और कौन से, विच रिक्वायर म्यूचुअल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, जिन्हें कोलैबोरेटिव, जिन्हें इकट्ठी और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ पे एक्सेस लेने के लिए, हासिल करने के लिए आपको अगर एक से ज़्यादा जो है वो पासकोड्स देने पड़े हैं, या एक पैटर्न यूज़ कर लिया, फिर एक फिंगरप्रिंट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम वेरीफाई करके अगर किसी सिस्टम तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, तो आपने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, जैसे EAP TLS। अब EAP TLS बेसिकली क्या है? एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है वो OSI आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कहने का मकसद है कि आपने अपने वायरलेस नेटवर्क और वायरलेस एक्सेस कंट्रोल के लिए प्रोटोकॉल्स इस तरह के यूज़ करने हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक बात ये मेक श्योर करनी है कि उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल की गई हो। अच्छा, अब लेक्चर आ जाता है 178। अच्छा, अब ये कंट्रोल नंबर 16 है, एंड यू कैन सी कि ये किस बारे में, अकाउंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के बारे में। अब ये कौन कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक फर्म होती है, एक कंपनी होती है, तो उसमें लाइक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट कह लें कि डेजिग्नेशंस पे होते हैं। ठीक है, हर किसी को, हर एम्प्लॉय को, स्टाफ के हर मेंबर को डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिविलेज मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशंस उसे ग्रांट की जाती हैं। ठीक है, तो उन अकाउंट्स को आपने कैसे मॉनिटर करना है, उनका जायज़ा कैसे लेना है, और उनका कंट्रोल वगैरह हम इस कंट्रोल नंबर 16 में देखेंगे, एंड दिस इज़ द लास्ट कंट्रोल इन द फाउंडेशनल कैटेगरी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है ER डायग्राम। इसमें देखें एंटिटीज़ हैं आपके पास, रिपोर्टिंग या एनालिटिक सिस्टम। ठीक है, और इसमें हम कैसे लाइक आपके पास क्या रिलेशंस बनते हैं कि हमने एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारा है, एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, फिर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटिंग सिस्टम्स और वर्कफोर्स मेंबर्स। अच्छा, वर्कफोर्स मेंबर्स और कंप्यूटिंग सिस्टम्स, ये आपके पास जो है वो एंटिटीज़ हैं। वर्कफोर्स मेंबर्स आपके पास आ जाते हैं स्टाफ मेंबर्स, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़, और कंप्यूटिंग सिस्टम्स में आपके पास वो सारे सर्वर्स, डिवाइसेस, राउटर्स, नेटवर्क्स, चैनल्स, वो सारा कुछ आ जाता है जो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिपोर्टिंग सिस्टम और ये दोनों एंटिटीज़ आपस में कैसे जो है वो कम्युनिकेट कर रही हैं? एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम से, MFA से, विच इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन इन्फोर्समेंट सिस्टम से। ठीक है, इनकी डिटेल हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें, वो सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी है ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स की, ताकि हमें पता हो
कि लाइक कोई अगर इलीगल या अनएक्सपेक्टेड यूज़र जो है या अनएक्सपेक्टेड सिस्टम आपकी सिक्योरिटी ओवरले में अगर इंट्रूड करने की कोशिश करेगा तो हम उसको फ़ौरन से कैच कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री की जब हमने बात की तो आपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स की इन्वेंट्री जो क्रिएट करनी है ना, वो ऑन साइट सिस्टम्स भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए या कोई रिमोट लाइक ऑफ द शोर कोई दूर वाला फार ऑफ लोकेशन वाला भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको भी आपने इन्वेंट्री में ज़रूर नोट करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फिर कंप्लीट रिकॉर्ड बन जाएगा और फिर हमारे पास मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है किस चीज़ की, सेंट्रलाइज्ड पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन की। हम अपनी डिवाइस लाइक अपने सिस्टम में जितने कम सेंट्रलाइज्ड पॉइंट्स रखते हैं, जितने कम सर्वर्स रखते हैं तो हमारा डेटा उतना ज़्यादा सिक्योर रहता है कि कम जगहों पे आपका सारा डेटा पड़ा हो और फिर आपके जो बाकी सिस्टम्स हैं कंपनी के वो वहाँ आके एक्सेस ले लें, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है और फिर उसके बाद आपने इनक्रिप्ट और हैश विद द सॉल्ट ऑल ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स व्हेन स्टोर्ड। अच्छा, अब आपने जो भी ऑथेंटिकेशन के क्रेडेंशियल्स हैं लाइक यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, ईमेल्स, लॉगिन्स, पासकोड्स, ठीक है, उन सबको आपने इनक्रिप्ट करना है या हैश करना है विद अ सॉल्ट। अब ये लाइक अगर यहाँ पे कहने का ये मकसद है कि जो इनक्रिप्शन या आपने जो हैश फंक्शंस और हैश कीज़ लगानी है वो हर कह लें कि इंफॉर्मेशन के लिए, हर डेटा के लिए जो है वो लाइक एज अ सॉल्ट वर्क करनी चाहिए। हर किसी के लिए एक यूनिक आईडी और यूनिक पासकोड जो है वो जनरेट होता है इनक्रिप्शन और हैश फंक्शंस के ज़रिए से, ठीक है। और आपने ये मेक श्योर करना है लाइक जितने भी ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स हैं जब उनको स्टोर किया जाए तो उन पे इनक्रिप्शन या हैशिंग वगैरह जो है वो कैरी आउट की जाए। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका ही सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होगा। अब हम इसकी डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आ जाता है, अब वो 5th पे कह रहे हैं कि इनक्रिप्ट ट्रांसमिटल ऑफ यूज़र नेम एंड ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स। तो देखें कि खाली मैं अपने सिस्टम पे ये मेक श्योर करती रहूँ कि मेरा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो मैंने अपने सिस्टम में सिक्योर किया हुआ है। लेकिन जब हम एक नेटवर्क में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सेंडर ने बस अपने तक तो नहीं डेटा रखना ना, अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, उसने सेंड भी करना है। तो अब हमने ये मेक श्योर करना है कि जब सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा तो दरमियान में जो चैनल, जो मीडियम, एक नेटवर्क बन रहा है, जो कम्युनिकेशन लिंक बन रहा है वो भी इनक्रिप्टेड हो। लाइक ये ना हो कि हम सेंडर और रिसीवर, बीइंग अ सेंडर एंड बीइंग अ रिसीवर, हम अपनी अपनी डिवाइसेस पे, अपने अपने एंड्स पे डेटा को तो सेव कर लें, सिक्योर कर लें, लेकिन जब वो किसी कम्युनिकेशन मीडियम को, चैनल को यूज़ करके गुजर रहा हो, जब ट्रांसफ़र किया जा रहा हो तो वहाँ पे वो सिक्योर ना हो, रास्ते में हैक हो जाए, कोई थर्ड पार्टी, कोई वेंडर उसको हैक कर ले, तो उसने आप इसका ये हल है कि आपने उसको भी इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। फिर आपके बाद अकाउंट्स की आपने एक इन्वेंट्री क्रिएट करनी है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में, ताकि हमें पता हो कि कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो लीगल हैं और कौन कौन से इलीगल हैं। फिर आपने एक प्रोसेस जो है वो इस्टेब्लिश करना है फॉर रीवोकिंग एक्सेस। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है, उसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उनको डिफरेंट परमिशंस मिली हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि इस कंट्रोल के तहत, इस कंट्रोल के अकॉर्डिंग आपने एक ऐसा प्रोसेस भी इस्टेब्लिश करना है कि एट सम पॉइंट इन टाइम इफ़ यू डू रियलाइज़ कि ये परमिशन जिस एम्प्लॉय को ग्रांटेड थी वो तो मतलब नहीं की जानी चाहिए थी, लाइक आपको कोई अनयूजुअल सी, कोई एनॉमलस एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है, तो हम रीवॉक करना चाहेंगे, उस सिस्टम को रोल बैक करना चाहेंगे कि हम उस परमिशन को वापस से ले लें, ठीक है। और हम कौन, मतलब कोई भी HOD लगा लें, कोई हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, कोई डीन, तो वो यही कोशिश करेगी कि इस तरह का कोई प्रोसेस हो कि जो एक्सेसेस मैंने दी हैं, अगर कोई एम्प्लॉई उस स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर रहा या कोई अनयूजुअल इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो हम रीवॉक कर लें एक्सेस को, लाइक उससे वापस टर्मिनेट कर लें, चेंज कर लें, उसके अकाउंट को डिलीट कर लें या डिलीट कर दें या समथिंग लाइक दैट। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि डिसेबल एनी अनएसोसिएटेड अकाउंट्स, के अगर लाइक कोई भी ऐसा अकाउंट है जो आपके बिज़नेस प्रोसेस के साथ, लाइक जो आपका सिक्योरिटी ओवरले है, सिक्योरिटी सिस्टम है, या फिर बिज़नेस के जो ऑनर्स हैं, अगर उनके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहा, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको डिसेबल कर देना है, आपने उसको शट डाउन कर देना है, ठीक है। अब आ जाता है लेक्चर नंबर 180 और इसमें जो है वो हमने डिस्कशन को ही कंटिन्यू करना है कंट्रोल नंबर 16 की। यहाँ पे देखें, अब वो कह रहे हैं कि डोरमेंट अकाउंट्स को आपने जो है वो डिसेबल कर देना है। डोरमेंट अकाउंट्स होते हैं जो कह लें कि स्लीपिंग पीरियड में होते हैं, जिन्होंने काफ़ी अर्से से कोई एक्टिविटी नहीं की होती, इनएक्टिविटी वाले पीरियड में चल रहे होते हैं, तो आपने उनको भी डिसेबल कर देना है। क्यों? क्योंकि जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको आप डिसेबल कर दें। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके सिस्टम पे डेटा पड़ा हुआ है क्रिटिकल, लेकिन आपके यूज़ में भी नहीं आ रहा, फिर भी आपके पास थ्रेट्स हैं, तो जो चीज़ चाहिए ही नहीं उसको रिमूव ही कर दें, डिसेबल ही कर दें, ताकि आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थोड़े कम हो, ठीक है।
फिर आपके पास आ जाता है कि आपने सारे अकाउंट्स की एक एक्सपायरेशन डेट जो है वो मेक श्योर करनी है, ताकि अप टू डेट भी होते रहें। और उसके अलावा हर अकाउंट जब एक बार एक्सपायरी डेट वाला होगा तो फिर नेक्स्ट अकाउंट्स जो है वो उसको रिप्लेस भी कर सकेंगे और हम बेटर वे में एनालिसिस और मॉनिटरिंग जो है वो कैरी आउट कर सकेंगे। फिर उसके बाद अगर आपका वर्क स्टेशन सेशन, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 10 मिनट तक या 30 मिनट्स तक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना लैपटॉप नहीं यूज़ किया, तो मैंने ये मेक श्योर करना है कि अगर मेरे लैपटॉप को यूज़ हुए हुए लाइक मैंने कुछ भी इस पर एक्टिविटी नहीं की और 30 मिनट्स गुजर गया, तो वो खुद से ऑटो पे लॉक हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा लैपटॉप जो है वो सिक्योर रहेगा कि हर 30 मिनट्स ऑफ इन एक्टिविटी के बाद वो खुद से लॉक हो जाएगा, और अनलेस मैं उसको जब तक अनलॉक नहीं करूँगी तो वो अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने वर्क स्टेशन सेशंस को आपने लॉक कर देना है आफ्टर अ स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ इन एक्टिविटी, और ये हम खुद से ऑटो पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हाँ 30 मिनट्स के बाद, 1 आवर के बाद। ठीक है, इट्स अप टू योर डिस्क्रिशन, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। अब आपके पास आ जाता है मॉनिटर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स। अब आपने क्या करना है कि आपने जायज़ा लेना है, मॉनिटर करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स होते हैं, कि जो अकाउंट डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं उन पे तो नहीं कोई एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, और ये किया कैसे जाएगा? थ्रू ऑडिट लॉगिंग। आपने एक पूरा इवेंट लॉग जो है वो क्रिएट करना है और उसके ज़रिए से आपने ये सारा जो है वो मॉनिटर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट आपके पास आ जाता है अलर्ट ऑन अकाउंट लॉगिन बिहेवियर डेविएशन, कि अगर कोई अनॉमलस कोई अनयूजुअल सी एक्टिविटी आपको नज़र आती है तो आपने एक अलर्टिंग सिस्टम में ये चीज़ रखनी है कि फ़ौरन से आपको अलर्ट मिल जाए। और ये लाइक बिहेवियर अनयूजुअल कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर कोई अकाउंट आमतौर पे कह लें कि दिन में एक्टिव होता है तो वो रात को अब होने लग जाए एक्टिव, या वर्क स्टेशन लोकेशन फॉर एग्जांपल पहले पाकिस्तान की थी, फिर आप नोट करें कि वो कहीं यूएस की लोकेशन अब दिख रही है, आपको शो हो रही है। या फिर ड्यूरेशन के पहले लाइक 30 मिनट्स के लिए होता था और अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो अकाउंट ऑन होना शुरू हो गया, एक्टिव होना शुरू हो गया। तो इन चीज़ों पे आपने अलर्ट जो है वो रखना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? CIS कंट्रोल नंबर 16 के अकॉर्डिंग, विच इज़ अकाउंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। So this was all about from lecture number 174 sorry 175 to 180. इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, so you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, खुदा हाफिज़.